प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। सदन के बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वॉकआउट करने की वजह बताई। जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सवाल ये है कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला, क्या वो यहीं खत्म हो गया है या फिर आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा? क्या पहले से मजबूत विपक्ष अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा रहा है? क्या विपक्ष अब की बार सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगा या फिर मोदी सरकार वैसे ही चलेगी जैसे अब तक चलती आई है? पिछले 2 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हुआ, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय कराता हूँ आपका। 4 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं है। विजय कुमार त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, और राजेश जोशी जी, प्रेम कुमार जी और अवधेश कुमार जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सत्ता में कौन है आजकल? सरकार किसकी चल रही है? आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है सर, और सब कोई यही समझना चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी लोग सरकार में हैं इस समय। यदि पार्लियामेंट की 2 दिन की या पिछले जो पहला सेशन रहा है उसकी कार्रवाई को देखें तो लगता है कि हर एक को ये लग रहा है कि वही सरकार में है और वही सबसे पावरफुल है। जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष का जो पूरा गठबंधन है, उनके पास 234 सीटें हैं, लेकिन उनका पूरा रवैया रहा है कि वो सरकार में हैं और उन्हीं के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, संसद चलनी चाहिए, लोकसभा चलनी चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष भी उसी तरह से होना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर भी वही होना चाहिए और जो डिबेट है वो भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कम हो गई हैं, 60 सीटें कम हो गई है। हालांकि 90 सीट्स कम हुई हैं, लेकिन 30 सीटें उन्हें नई मिली हैं, तो 60 सीटें आज कम है, 303 से 240 पर वो वहां पर हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको ये बताना है कि वो आज भी कमजोर नहीं हुए। ये सच है कि वो 293 के साथ है, प्री पोल अलायंस के साथ एनडीए गठबंधन है, उनके साथ सरकार है, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है, सारे मंत्री हो गए हैं, बहुमत में वो हैं, सत्ता पक्ष में वो हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मैंडेट है जो ये कहता है कि आपको अब थोड़ा सा विपक्ष के साथ ज्यादा सहमति के साथ, ज्यादा समन्वय के साथ चलना है, जो 10 साल नहीं हुआ, जिसमें पिछले 5 साल तो आपने डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, पिछले 10 साल आपने लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया, तो आज आपको मिलकर चलना है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी हमारी लड़ाई, जो नीरज जी का सवाल है, उसी पर टिकी हुई है कि सरकार में कौन है, किसकी सरकार चल रही है। ये तो सच है, फैक्ट तो यही है कि एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तीसरी बार चुनकर आए हैं। लेकिन एक फैक्ट यह है कि वो विपक्ष जो है, अब आपके 52 से 99 हो गए हैं, 234 पर आ गए 150 से, तो वो उनको एक ताकत लग रही है। मुझे लगता था कि ये ताकत का इस्तेमाल एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगा, सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए, और जो जनता के मुद्दे हैं जो नीरज जी यहाँ उठाते हैं वो संसद में भी सुनाई देंगे। लेकिन अभी
कुल मिलाकर ये रस्साकशी चल रही है कि नीरज जी ध्यान रखिएगा, हम दूर नहीं है, हम बहुत मजबूत है। विपक्ष में बैठे हैं तो क्या हुआ, आपको लग रहा हो विपक्ष में, लेकिन 234 सीटें कम नहीं होती। ये भी बात ठीक है, 234 सीटें 233 सीटें कम नहीं होती, बीजेपी की सीटें कम हुई है, लेकिन अब इस रस्साकशी से निकलिए, सच तो सच ही रहेगा। अब सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, या तो सरकार गिरा दीजिएगा, जो भी है नया बहुमत हासिल कर लीजिए, कुछ विपक्षी दल, कुछ सरकार में जो बैठे दल है उनको, लेकिन आज का सच यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है 293, और 293 भी जो बीजेपी पे बार बार आप आरोप लगाते रहे हैं कि वो पार्टियां तोड़ती है, अभी तो ये प्रीपोल गठबंधन के 293 है। जी, तो एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि पिछले 10 सालों से जैसी सरकार ये चली, क्या वो एक बड़ा कारण है इसका कि सर विपक्ष हमेशा ये कहता रहा 4 जून से पहले तक कि सरकार बहुत एरोगेंट है, तो अब उनको उसी का रैश झेलना पड़ रहा है? अब इधर से एरोगेंसी है। नहीं, उसकी दो वजह, एक तो यह है कि पिछले 10 साल में सरकार जिस तरह से चली वो भी एक बड़ा कारण है, लेकिन जो चुनाव के दौरान भी जो कटुता बनी, विश्वसनीयता आई, जिस तरह के नारे लगे और वो सब हुए, और उसके बाद विपक्ष को जो अचानक ताकत मिली है आज की तारीख में, इस मौजूदा 18वीं लोकसभा में जो ताकत मिली है, उसने उनके एरोगेंस को भी बढ़ा दिया। आप सरकार के एरोगेंस की चर्चा तो करते हैं, सरकार में जो बैठता है वो तो एरोगेंट होता ही है मोटे तौर पर, लेकिन ये एरोगेंस अब विपक्ष में भी आ गई है, और विपक्ष की एरोगेंस इसलिए थोड़ी सी लोगों को हैरान कर रही है कि अभी आप सरकार में नहीं आए हैं, तब भी आप इतने एरोगेंट हैं, आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। कल का जो बिहेवियर है सर, मैं माफ कीजिए किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में मैंने 40 साल से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस देखी हैं, बहुत बूढ़ा हो गया हूं, उसमें कभी मैंने प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 घंटे 14 मिनट तक का हंगामा नहीं देखा, और आज भी 40 मिनट हंगामा रहा राज्यसभा में। ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में होता ही नहीं है कभी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस के लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपने देखा कि कल जो है सत्ता पक्ष ने उनके साथ उनको पूरा 90 मिनट बोलने दिया, जो इंटरजेक्शन हुआ, जो इंटरवीन किया, वो उनको करेक्ट करने के लिए, या सरकार को लगा कि ये राय रखनी चाहिए, लेकिन 90 मिनट में विपक्ष के नेता को बोलने के लिए कोई हंगामा नहीं हुआ। यदि चाहते वो लोग हंगामा तो 293 लोग थे, और यदि ये रवैया रहा तो मुझे लग रहा है कि सदन का जब अगला सत्र होगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसलिए वो एरोगेंस आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आपको लगा रहे सर हमने तो कमाल कर दिया, हम 5 से 37 पर आ गए, हम 92 से 99 पर आ गए, हम 150 से 234 पर आ गए। जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने मैंडेट इसीलिए दिया है कि आप ज्यादा मजबूत तरीके से इस सरकार के खिलाफ उनके मुद्दों को उठाएं, उनके लिए खड़े। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण का, शायद आपसे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि नीट पर अलग से चर्चा करते तो शिक्षा मंत्री जवाब देते, या प्रधानमंत्री 2 सदनों में आपके लिए जवाब देने के लिए खड़े हुए, आप जवाब ही नहीं ले पाए उनसे। आप एक दिन हंगामा करते रहे, दूसरे दिन वॉकआउट कर गए। तो ये रणनीति आपकी ताकत की क्या फायदा हुआ उसका? उस ताकत का फायदा तो ये होता कि प्रधानमंत्री जी को हर हाल में जवाब देना पड़ता, लेकिन वो मौका शायद खो दिया। अब वो एरोगेंस है, ताकत है, या जो भी एहसास कराना चाहते हैं लीडर ऑफ, जैसे स्पीकर का भी एक मसला मैं बता दूं, स्पीकर पे सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की रणनीति में फायदा होता कि वो समझदारी से स्पीकर को सहमति से बना देते, तो शायद डिप्टी स्पीकर के लिए एक मॉरल प्रेशर आप सरकार पर बना देते। अब आपने चुनाव लड़ लिया है तो हो सकता है सरकार डिप्टी स्पीकर के लिए कि भाई चुनाव लड़ लेना। तो रणनीति को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को समझना पड़ेगा। और मैं खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता को आज राज्यसभा में देख रहा हूं, तो वो भी यदि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो एक बड़ी चिंता की बात है, और सरकार तो इसका फायदा ही उठाएगी। सरकार के एरोगेंस पे मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एरोगेंस कम हुआ है, उनका एरोगेंस भी बढ़ा हुआ, और वो यही बताना चाहते हैं इस सेशन में, भैया हम कमजोर नहीं हुए। नीरज जी, आप ये 240-293 की गणित CNBC पर रखिएगा, हम सरकार में हैं। मैं यही तो आपसे आज समझने की कोशिश कर रहा था कि आप करें खड़गे जी, मुझे लगता है 2 ही नेता है इस समय, मोदी जी और राहुल जी, बाकी तो सब क्या है उनके कहने पे ही चल रहे हैं। राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, सवाल तो मेरा यही था कि सत्ता में कौन, लेकिन उसको मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ आपसे कि ये जो मैंडेट आया है इसकी व्याख्या क्या है? 240 और 234 और 293, इसकी व्याख्या करिए सर। देखिए, व्याख्या तो इसकी बहुत हो चुकी है कि 4 जून के बाद जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके बाद
तमाम मतलब रीम्स के रीम्स उस पर लिखे जा चुके हैं, टेलीविजन के घंटों के प्रोग्राम हो चुके हैं। इसकी व्याख्या ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि 400 पार जाएंगे, वो 240 पे सिमट गए। इसकी एक व्याख्या ये है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। तो ये अगर जो मैंडेट की व्याख्या के बारे में आप कहेंगे, ये न तो 2019 की लोकसभा है, न 2014 की लोकसभा है, न वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बदले कमजोर हुए हैं, लेकिन फिर भी 240 सीटों, 240 सांसदों का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी, उन्होंने व्यक्तिगत छवि को इतना बदला है पदयात्रा करके कि वो अपनी पार्टी को यानी 54 से या 50 के आंकड़े से 100 के आंकड़े तक पहुंचा चुके हैं। इसलिए उनकी छवि बदली है और वो आज पूरे समूचे विपक्ष के नेता है। इसलिए जो एग्रेशन दिख रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो तुर्शी दिख रही है, वो भी आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मुझे तो ये भी लगता है कि अब जो एनडीए सरकार है, मैं इसको मोदी सरकार तो जाहिर सी बात है, लेकिन एनडीए सरकार वो खुद भी कहते हैं, उसको ज्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ये वो विपक्ष नहीं है जो 2019 में था, दबा हुआ, सख्चा हुआ, 100 कम से कम 150 सांसदों को बाहर कर दिया तो वो ठीक है, अपना रहे। एक महुआ मोइत्रा चली गई, राहुल गांधी चले गए। इस वक्त ये संसद के भीतर भी लड़ेंगे और अगर इनको 2029 का चुनाव पर इनकी नजर है तो ये संसद के बाहर भी लड़ेंगे। ये वो मुद्दे उठाएंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान उठाए थे। सिंबॉलिक मुद्दा संविधान का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने लिए पैदा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा 400 की हमें आंकड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन में हर जगह कहा, कम से कम 4 नेताओं का तो मुझे आप सब लोगों को मालूम होगा। उसको पकड़ लिया और अब जब संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी संसद में जाते हैं तो उनसे ये कहा, ये स्पीकर ने भी कहा कि संविधान की तो शपथ ले ही रहे हैं, इसको क्यों उठा रहे हैं। अब इनके पास मौका है ये कहने का कि प्रधानमंत्री उस संविधान के को अपने माथे से लगाते हैं तो हमने क्या बुरा कर दिया। अब आगे आने वाले दिनों में ये विपक्ष इसी तरह से एग्रेसिव रहेगा। एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। लोकसभा में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, इसको बाद में एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो संसद में नहीं कही जानी चाहिए थी? ये सवाल भी अगर ये विपक्ष के लोग थोड़ा सा भी इनके अंदर अगर लड़ने का माता है तो ये सड़क पर भी ले जाएंगे इस सवाल को कि क्या संसद में ये कहना भी अनपार्लियामेंट्री भाषा हो गई है कि इसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मेरा ऐसा ये वो है आकलन है कि आने वाले दिनों में आप इनसे ये मत उम्मीद कीजिए विपक्ष से कि वो किसी के डांट डपट में आ जाएंगे या किसी से दब जाएंगे। उनका एग्रेशन संसद में रहेगा, संसद के बाहर रहेगा। मीडिया की ब्रीफिंग जिस तरह से हो रही है, खड़गे साहब ने जिस तरह से आज बाहर मीडिया की ब्रीफिंग की और खड़गे साहब ने जो चेयरमैन साहब को राज्यसभा में कहा, जब उन्होंने राज्यसभा में जयराम रमेश को कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप खड़गे साहब की जगह आ जाइए, उस वक्त खड़गे साहब ने तुरंत पलट करके जवाब दिया कि ये वर्णवादी जो है सोच है उसको आप यानी अब अनफॉरगिव करने वाला नहीं है विपक्ष। इस बात को तय समझिए। अच्छा, मैंने इसलिए शो का नाम सही दिया है, ये रण अभी और भीषण होगा। एक सवाल और राजेश जी, आपने कहा संविधान वाली बात, तो उनके जो 4 सांसदों ने कहीं इधर उधर लल्लू सिंह ने या हेगड़े ने इस तरह लोगों ने कहा, लेकिन चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री ने खंडन किया और ये भी कहा था कि स्वयं अम्बेडकर जी आ जाए तब भी संविधान अब बदल नहीं सकता है। तो क्या वो बात जनता ने स्वीकार नहीं की, उन्होंने मान लिया था कि सांसदों की बात ज़्यादा सही है? देखिए, पक्ष और विपक्ष की राजनीति, आप सब लोग राजनीतिज्ञ और पत्रकारिता के धुरंधर विद्वान हैं। एक छोटा सा मौका मिलेगा तो आपका जो एडवर्सरी है वो उसको तो ले उड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस बार मैं ये कह रहा हूँ, प्लेटर पे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया विपक्ष को। प्रधानमंत्री ने हालांकि कह दिया कि अंबेडकर भी आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कहा था। अयोध्या में उन्होंने कहा था 1000 साल तक का हमारा तय हो गया एजेंडा। अयोध्या में जो है वो अब हिंदू मतलब सब जाग चुका है और सब कुछ बदल चुका है। लेकिन उसी फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उत्तर प्रदेश की कई सीटों से हार गई। तो जो कहा जाता है चुनाव में
उसका जो नतीजा होता है, देखिए बहुत सारे लोग तो ये सपना भी देखने लगे थे ना कि 2019 के अभी 2024 के चुनावों के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगा और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कानूनन तौर पे बने या ना बने। लेकिन अब उसको देखिए, ये दावे में क्या असर होगा, क्या बन सकता है। करेक्ट। अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, एक तो ये मसला थोड़ा समझ में आया कि सरकार किसकी चल रही इस समय। एक दूसरा और 2 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस झूठ के आधार पर सब कुछ कर रही है, और खड़गे जी कह रहे हैं सरकार झूठ बोल रही है। अभी मेरे को बताओ कौन झूठ बोल रहा है सर? अवधेश जी। नीरज जी, थोड़ा सा मेरे पास आवाज कम है, फिर भी मुझे जितना सुना है मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश ने देखा है कि चुनाव परिणाम के बाद इस देश की राजनीति के किस पक्ष ने आवश्यकता से अधिक अहंकार दिखाया है, गैर अनुशासनहीनता दिखाया है, और किस पक्ष ने अपना जो उसका देश का जो वर्डिक्ट है, जो जनादेश है, उसकी किस ढंग से व्याख्या करके और विपक्ष में रहते हुए स्वयं को किस ढंग से बताया है कि नहीं हमारी तो विजय हुई है, ये देश देख रहा है। जो संसद का अधिवेशन शुरू हुआ, ये पहली बार है कि आप लाल रंग का संविधान लेकर के और आप आ रहे हैं सामने, तो वो केवल इतना ही है कि झूठ और सच तो छोड़िए कि विपक्ष का पहली जो भूमिका है वो ये है कि अभी आप चुनावी मोड से नहीं निकले हैं, हम अभी चुनावी वातावरण में ही हैं। ठीक उसी के अनुरूप जो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो भाषण थे, हमने देखा है विजय त्रिवेदी जी ने जो कुछ बोला, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा कि पहले हुआ नहीं हुआ, ये सब स्पष्ट हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी का पूरा भाषण जिसमें इतने झूठ थे, सब जानते हैं झूठ थे, कई झूठ उसमें स्पष्ट भी हुए कि एक घर में वो गए थे, वहां अग्निवीर को कहा उसकी विधवा है, नहीं मिला, वो परिवार कह रहा है कि हमको 1 करोड़ 10 लाख मिल गया है। इसके बावजूद सत्ता पक्ष ने हल्की फुल्की, चाहे प्राइम मिनिस्टर एक बार खड़े हुए हों या गृह मंत्री खड़े हुए, उनकी बात को ठीक से सुना गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो लगातार जिस ढंग से शोर शराबा तो छोड़िए, जैसे लोगों को चिढ़ाता है, हुआ। प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहे हैं तो महुआ मोइत्रा करे, प्रधानमंत्री जरा सुन लीजिए, डरिए मत। इस प्रकार से जो अपमानजनक भाषा संसद में प्रस्तुत करना, झूठ और सच तो छोड़ दीजिए, क्या ये हमारे सांसद हैं? क्या इनको माना जाएगा कि ये वाकई जनता ने जो इनको जिम्मेवारी दी है उसका ये पालन कर रहे हैं? अगर सत्ता पक्ष में अहंकार रहा है, उस अहंकार का परिणाम उसको भी आया है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव के पूर्व गठबंधन के साथ इस समय सत्ता में है तो जाहिर है कि जनादेश उसके पक्ष में है। इसकी आप चाहे जैसे व्याख्या कर लीजिए। हमारे मित्र राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो 52 से 50 से लेकर 99 कर दिया है। अब 2014 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई थी, उसके पास 206 सीटें थी। 3 चुनाव के बाद उसके पास 99 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी जब आए थे उस समय उन्होंने 2083 सीटें प्राप्त की, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। 3 चुनाव के बाद उनके पास 240 सीटें हैं। तो इसकी भी तो तुलना दोनों को होगी कि दोनों कहां खड़े हैं आज भी, कि ऐसे ही तुलना की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश का विपक्ष ये तय कर चुका है कि हम किसी भी सूरत में सरकार को काम नहीं करने देंगे, संसद नहीं चलने देंगे, सुनेंगे नहीं, और ये स्थिति पैदा करेंगे ताकि संसद में ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जिसको लेके हम बाहर जाएं, सरकार को गिराने की कोशिश करें। क्योंकि दोनों बातें होती है, भाषण और व्यवहार। भाषण हमने देखा है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में ये पहली बार होगा कि किसी विपक्ष के नेता का इतना बड़ा कंटेंट उसका बाहर करना पड़ा है लोकसभा अध्यक्ष को। मुझे नहीं लगता इसके पहले इसके पहले कभी हुआ, मुझे भी याद नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी बताएंगे कि उनको भी याद नहीं होगा। स्वयं विपक्ष के नेता, वो वीडियो आ गया है, जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो लोगों को उंगली से कह रहे हैं कि उठो। अध्यक्ष को टोकना पड़ रहा है कि आप बेल में मत जाओ। अध्यक्ष की कुर्सी को अपमानित करना, बार बार अध्यक्ष पर टिप्पणियां करना, अगर संवैधानिक संस्थाओं पर आप टिप्पणी करेंगे, उनको अविश्वसनीय बना देंगे, उनकी साख खत्म कर देंगे, तो देश में बचेगा क्या?
अब सवाल उठता है आपने झूठ और सच क्या किसी को बताने की जरूरत है? जो चुनाव परिणाम है हमारे सामने है, इसमें क्या झूठ है क्या सच है? जो संसद में बोला जा रहा है वो हमारे सामने है, उसमें क्या सच और क्या झूठ है? लेकिन इसका विश्लेषण ऐसे करना चाहिए कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, राहुल गांधी इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर भी बाहर भी 2 साल से बोल रहा हूं कि इस समय राहुल गांधी के जो रणनीतिकार है, सलाहकार हैं, वो भारत के और बाहर के जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट लोग थे जो भारत में या तो नकारे गए या ठुकराए गए, वो सब इस समय उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। उनको ठीक प्रकार से उनकी यात्रा कराना, उनकी चीजों को प्रेजेंट करना, उनसे डिस्कस करना, उनको माइंड को पूरा तैयार किया गया है। और माइंड जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा पहले इस देश में जब खूनी क्रांति की बात कम्युनिस्ट लोग करते थे तो उस प्रकार की भाषा हम लोग सुनते थे। और हमारे यहाँ भी थी। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ नक्सली मूवमेंट बिहार में 2 ही जगह था, मुसहरी और कांटी, तो मैं वहां से आता हूँ कि हमारे परिवार के लोग भी थे। तो उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इस समय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय यह है कि जब पहले के जो कम्युनिस्ट थे उनका एक कमिटमेंट होता था, हम उसके विचार से असहमत हो सकते थे लेकिन वो लड़ते थे, गोलियां खाते थे, लाठी खाते थे। उनकी मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति एक कमिटमेंट है। ये जो 9 कम्युनिस्ट पैदा हुए हैं जिनके जो राहुल गांधी के जो उनकी आवाज बने हुए हैं, इनका कमिटमेंट नहीं है। लेकिन अब यह तय हुआ है कि जैसे पहले क्रांति करके सत्ता को बदनाम करो, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो, देश में फासिस्ट साधन है करो, ये जन विरोधी है, पूरा प्रचार करके जनता का विद्रोह करो। अवधेश जी एक उप प्रश्न ले लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। एक राहुल गांधी जी के माध्यम से अवधेश जी सर, अरे अवधेश जी की आवाज थोड़ा बढ़ाओ। अवधेश जी मैं बात सुन नहीं पा रहे। अवधेश जी एक सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा। लास्ट 10 इयर्स में, अरे अवधेश जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही भाई। आप जितने देखिए जन शब्द हम लोग भी प्रयोग करते हैं। जी अवधेश जी एक सवाल है मेरा, मेरे को कम आ रही है। ये जो पिछले 10 सालों में, अभी हमने विजय जी से पूछा था ना कि भाई बहुत बार ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता था, राहुल जी को भी नहीं बोलने दिया जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारे सांसदों को किया गया। तो वो उस समय इसलिए था क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। अब वो स्ट्रेंथ के साथ आए तो बदला लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बदला? बदला इज द ओनली थिंग, रिवेंज इज माई रिप्लाई। फुलन देवी ने ऐसा वो पिक्चर जो बनी थी उसमें डायलॉग था बैंडिट क्वीन में, रिवेंज इज माई रिप्लाई। तो चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है। इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है कि क्या वाकई ये पिछली लोकसभा का प्रतिशोध लिया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, या कोई और रणनीति है। बदले की रणनीति हो तो तथ्यों के अनुसार बात करना, प्रधानमंत्री को घेरना, ये बदले की रणनीति तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि बदले की रणनीति है। ये तो मुझे लगता है कि एक इंटाइटलमेंट जैसा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए हैं, 2 बार आ गया, तीसरी बार भी कैसे आ गया है, ये तो हमारी जगह है। कहीं वो बात तो नहीं है इसके पीछे, ये भी सोचने की आवश्यकता है। एक इंटाइटलमेंट होता है हमारे यहाँ, एक मन का भाव होता है कि इसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय चूंकि नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस के विरुद्ध विपक्ष का एक बड़ा वर्ग है, इसलिए कांग्रेस की चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर जिस भाषा में आप बात करते हैं उस भाषा में आपको उत्तर दिया जाएगा। जिसको विजय जी कह रहे थे कि वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे थे वैसे ही है, निश्चित रूप से दिखाया है। 2 स्थितियां हुई हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के भाषण से देश में एक निराशा का भाव पैदा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक अनावश्यक रूप से निगेटिव गुस्सा पैदा हुए। कल प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तब विपक्ष पर तो हमला था, लेकिन एक देश में पॉजिटिव आत्मविश्वास उससे कायम हुआ। ये मत भूलिए, उन्होंने बताया है कि हमारा देश कहाँ है। जी अवधेश जी अभी रुकिए सर। यहाँ पे आपने बीच में एक बार राजेश जी का नाम लिया था, तो राजेश जी अगर आप चाहें तो छोटी टिप्पणी कर दें, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊं। नहीं, अवधेश जी का अपना विचार है, वो मेरा नाम ले लिया, इससे मुझे कोई वो नहीं करना है, क्योंकि मैं तो पत्रकार के तौर पे ना उद्धव में, ना माधव में, ना मैं कांग्रेस से मोहब्बत करता हूँ, ना मैं पार्टी और संघ से मोहब्बत करता हूँ। जो करते हो वो उनकी भाषा बोले, मैं तो पत्रकार की भाषा बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं। ओके, प्रेम कुमार जी, ये सवाल आपसे भी है कि जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने देखा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, उसको देख के एक सहज तौर पे ये लग रहा है कि एक रिवेंज जैसी स्थिति बनी हुई है।
और मुझे कोई उम्मीद ऐसी नहीं लगती दो दिनों के शुरुआती रुझान लक्षण देख के कि सत्र चल पाएंगे। अभी आप बजट सत्र में देखिए क्या हंगामा कटता है। कैसा लग रहा है आपको प्रेम जी? देखिए नीरज जी, अपना अपना आकलन है, लेकिन सदन जिस तरीके से चल रहा है यहाँ सत्ता पक्ष की बात भी आ रही है, विपक्ष भी अपनी बात रखने की कोशिश करता दिख रहा है। मैं इसी चर्चा के दौरान अवधेश जी को जब आवाज नहीं मिल रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि आज सत्ता को भी आवाज नहीं मिल रही है। अवधेश जी थोड़ा कंपेरेबल हो गए सत्ता से, कि आज सत्ता को भी आवाज नहीं मिल रही है। और विंडो सबको दिखाओ, रिएक्शन चाहिए मेरे चेहरे के। आप ना जो तंज मारते रहते ना प्रेम कुमार जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़े और वो अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, ये मैं कह रहा हूं। और हम देखें पूरा सदन एक और तरीके से, एक हमें लग रहा है जैसे कि एक पूरी राजनीतिक सोच में मनुवाद पैदा हो गया है। अरे र्यूडनेस, तो हम र्यूड हैं, हम सत्ता में हैं तो मेरा स्वभाव है र्यूड है, हो सकते हैं। हम दूसरों पर र्यूड रहेंगे, ये मेरा स्वभाव है। विजय त्रिवेदी जी पुष्टि भी कर रहे हैं, मोहर कर रहे हैं, सत्ता में है भाई, करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष कैसे कर सकता है? हम उनको 2 थप्पड़ मारेंगे लेकिन वो हमारा हाथ कैसे पकड़ सकता है? ये मनुवादी सोच जो है राजनीति में चढ़कर बोल रही है और दिख रहा है। अब इसको देखिए, र्यूड कौन है? र्यूड कौन है? अरे मणिपुर को न्याय दो नारा लगाना, और न्याय दो नारा लगाते हुए टेलीविजन की स्क्रीन पर एक बार भी उनको नहीं दिखाया जाना, कौन र्यूड है? नारा लगाना बंद कर दे तो फिर सब कुछ ठीक है, नारा लगाएंगे तो आप हमें दिखाएंगे नहीं, अपोजिशन बोलेगा तो माइक म्यूट कर देंगे। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो 5 लोगों ने इंटरवीन किया कि नहीं किया? नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो 5 लोगों ने, मंत्रियों ने इंटरवीन किया, और इसको मैं इसे नाजायज बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जब नेता सदन प्रधानमंत्री बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्यों नहीं इंटरवीन करेंगे? क्यों नहीं करने देंगे? तो र्यूड कौन है ये भी समझना पड़ेगा कि र्यूड कौन है। अपोजिशन को, हम अपोजिशन तो कमजोर होता ही है सत्ता पक्ष से, तो अपोजिशन को हमेशा दुत्कार दिया जाएगा। वो सदन नहीं चलने दे रहा है, वो हंगामा कर रहा है। वो क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी हंगामा नहीं किया अपोजिशन में रहते हुए? सदन बाधित नहीं किया, सदन का बहिष्कार नहीं किया, नारे नहीं लगाए, लेकिन सारी चीजें हुई है। लेकिन उस समय वो उनके साथ में ऐसा कभी नहीं कहा गया कि ये जो है अपोजिशन चलने नहीं दे रहा है, अपोजिशन के साथ आज जो भाषा है उस समय वो भाषा नहीं थी, लेकिन आज है। मगर इसको जो हम इस रूप में बोलते हैं कि अपोजिशन मजबूत हो गया है, सत्ता पक्ष कमजोर हो गया है, देखिए अपोजिशन मजबूत हुआ है और सत्ता पक्ष कमजोर भी हुआ है, लेकिन फर्क किस पर पड़ रहा है? जो कमजोर हुआ है उसको दिखाना है कि हम कमजोर नहीं हैं, जो मजबूत हुआ है उसको बताना थोड़े कि हम मजबूत हुए हैं। यहां पर सोच की फर्क है। सत्ता को दिखाना पड़ रहा है कि हम पहले जैसे थे, पहले जैसे हैं, पहले जैसे हम, अगर रंगबाजी शब्द अनुचित हो लेकिन मैं भाव वही बोलना चाहता, पहले जैसे मैं जिस अंदाज में चलाना चाहता था सदन को वैसे ही आज भी हम चलाएंगे। ये उनको साबित करना है और इसके लिए दिखाया जा रहा है कि देखो मैं माइक म्यूट कर सकता हूं, और सदन स्पीकर बोलते हैं कि मेरे हाथ में म्यूट करने का पावर नहीं, मैं है ही नहीं, मैं अख्तियार नहीं, मैं नहीं करता। तो फिर कौन सा ऐसा पावर है सदन में जो स्पीकर से भी बड़ा है और म्यूट कर देता है? अरे हमने तो देखा स्पीकर की भी आवाज म्यूट हो गई। ये कैसे सदन चल रहा है भाई? कौन र्यूड है? कहाँ अदृश्य है? कोई मिस्टर इंडिया बैठा हुआ है क्या? ये बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जहां से झूठ और सच की भी बात हुई है, ये राहुल गांधी ने बहुत झूठ बोल दिया। अवधेश कुमार जी कह रहे थे भाई अग्निवीर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, राजनाथ सिंह जी ने बोला, ये सफेद झूठ है कि नहीं है? आप बोलेंगे नहीं है। क्या इंश्योरेंस देना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना,
ये मुआवजा होता है क्या? इंश्योरेंस का पैसा जोड़ के आप बोलेंगे 1 करोड़ मुआवजा मिलता है। झूठ बोल रहे हैं रक्षा मंत्री। 1 करोड़ 10 लाख आपने कहा एक परिवार को मिल गया जिससे राहुल गांधी मिले थे, मिल गया। लेकिन इससे राहुल गांधी की ये बात गलत नहीं हुई कि अग्निवीर को जो मुआवजा है वो आम सैनिकों से कम मिलता है। 1 करोड़ मिलता है बोलते हैं राजनाथ सिंह। ये बात झूठ साबित हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा मुआवजे का पैसा नहीं होता है। अवधेश जी, इस बात को समझना पड़ेगा। और झूठ बोल रहे हैं राजनाथ सिंह, लेकिन आप कहेंगे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अपोजिशन तो झूठ बोलेगा ही, पूरी सोच ही मनुवादी हो चुकी है अवधेश जी। अपोजिशन जो बोलेगा वो गलत बोलेगा, और सच बोलने का अख्तियार, सच जो बोल सकता है वो बस सत्ता पक्ष बोल सकता है। जी नीरज जी। अच्छा, इसका जवाब तो देना अवधेश जी को। मैं राजेश जी खाली एक चीज़ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हम लोग आवाज़ अड्डा में अगर आपका नाम कोई ले रहा तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी पार्टी समर्थक या विरोधी है, लेकिन चूंकि उन्होंने तीक्ष्ण प्रहार उनके ऊपर किए तो जवाब तो अवधेश जी को ही देना पड़ेगा। अवधेश जी बताइए। देखिए, हबीब जालिब का एक शेर है, वो पहले मैं प्रेम जी के लिए पढ़ दूं। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। तो प्रेम जी के साथ दोस्ती दुश्मनी दोनों से डर लगता है। राहुल गांधी जी का काम है संसद में झूठ बोलना। वो तो विपक्ष है, वो तो झूठ बोलेंगे, वो तो झूठ बोलेंगे। उनका तो काम है सरकार सच बोले। राजनाथ सिंह ने झूठ बोल दिया है ये, तो अब इसका क्या उत्तर दिया जाए? अगर प्रेम कुमार जी के जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को झूठ बोलना ही है, तो हम लोग सही बोल रहे हैं कि वो संसद में आके उन्होंने झूठ बोला है। फिर तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या यह तय हुआ है? क्योंकि फिर मैं वहीं पहुंचूंगा जो बार बार मनुवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पता नहीं, मनुस्मृति तो मेरे घर में नहीं है, इनके घर में है या किसके घर में है, हमने देखा भी नहीं है। दूसरी किताबें हमारा घर में थी, मुझे मनुवाद पता भी नहीं है कि मनुवाद क्या होता है। वो आज ये सब दूसरे के मुंह से ही मैं सुन रहे हैं। लेकिन संसद के अंदर अगर ये तय है कि झूठ बोलना है, तो फिर मैं वही कहूंगा। मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि पुराने समय में चाहे झूठ बोलो, सच बोलो, सत्ता को बदनाम करो, सत्ता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करो, उसमें नैतिकता अनैतिकता का किसी का ध्यान नहीं रखो, ऐसी स्थिति पैदा करो कि हिंसा हो जाए। देखिए राजेश जी दिखा रहे हैं, यही लोग रखते हैं मनुस्मृति। मैं तो नहीं रखता हूं भाई। हमारे सारे लेफ्ट के मित्र जो हैं उनको मनुस्मृति से बहुत प्रेम है। मेरे को मनुस्मृति से प्रेम नहीं है कि मैं मनुस्मृति, क्योंकि स्मृतियां अपने यहाँ जो रही है नीरज जी, स्मृतियों के बारे में माना जाता है कि एक निश्चित कालखंड के लिए हमारे देश के लोग एक व्यवस्था बनाते थे। उस कालखंड के बाद वो खत्म हो जाता अवधेश जी रुको ना, राजेश जी स्मृति जिस कालखंड के लिए रहा होगा वो गया। अवधेश जी रुको, राजेश जी बताइए। नहीं, राजेश जी टिप्पणी करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। अवधेश जी के पास मेरी आवाज पहुंचाओ भाई। अवधेश जी राजेश जी मनुस्मृति पर टिप्पणी करना चाहिए। संक्षिप्त सी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैंने दिखाई है मनुस्मृति, तो इसके बारे में बस मनुस्मृति का जिक्र किया तो मैं एक श्लोक पढ़ता हूं, उसका अर्थ बताता हूं। श्लोक तो संस्कृत में पढ़ूंगा तो उच्चारण गलत होगा, किसी को बुरा लग सकता है। मैं हिंदी का अर्थ बताता हूँ। शूद्र यदि द्विज जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच वर्ण का होने से वो इस दंड का अधिकारी है। 269वां श्लोक है ये। बस इतना ही कहना मुझे। अवधेश जी बताओ भाई। नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मनुस्मृति में कहीं ये श्लोक नहीं है। इस समय जो मनुस्मृति देश में अलग अलग प्रकार की चल रही है। पहली बात पहले स्पष्ट कर दूं आपको, मनुस्मृति जो है ये ओरिजिनल मनुस्मृति तो देश में बहुत कम उपलब्ध है। कुछ भी आप लेके उसमें डाल दीजिए। इसलिए मैंने इस पर बात की, समझने की कोशिश की। गीता प्रेस का जो नहीं, गीता प्रेस ने जो छापा है मनुस्मृति ने, मान लिया आपको। वो जो बातें आ रही हैं वो संघ की किताबें भी माना जा रहा है। सुनिए, मैं समझ गया। अरे भाई ऐसा है, सुनिए आपकी बात मैं समझ गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये श्लोक मनुस्मृति में बाद में जोड़ा गया है। और अगर ऐसा है, सुनिए ना भाई, बात तो मैं समझ गया आपकी, मुझे बोल ले दीजिए ना। अगर ऐसा है भी तो इसको आज का समय स्वीकार नहीं करेगा भाई। किसने कहा है इसके लिए? कौन मनुस्मृति के पक्ष में खड़ा है? मैंने तो किसी को नहीं सुना है कि इस देश में किसी भी ने भी, मेरे जैसे लोग या दूसरे लोग ने कभी मनुस्मृति की बात की हो। अगर वो है उस पर बाद में डिबेट कर लेंगे। मनुस्मृति पर 50 अच्छी चीजें हैं जिसको आप देखेंगे, आपका प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन
नहीं सुनिए, आप एक पंक्ति पढ़ दी है, उसके आगे की भी पंक्ति है दूसरे, लेकिन मैं मनुस्मृति में नहीं फंसूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि इस देश में मनुस्मृति की वकालत किस पार्टी ने की है भाई? क्या बीजेपी ने किया है? क्या आरएसएस ने कभी किया है? क्या हम लोगों ने कभी किया है बैठ के टीवी पर की मनुस्मृति हो? ये तो अब मैं विजय जी के पास जाऊंगा भाई। अवधेश जी रुको, अब मनुस्मृति से आगे चर्चा बढ़ाते हैं। विजय जी, मनुस्मृति, बदला, झूठ और सत्ता किसकी है? 4 चीज़ें आ गई यहाँ पे। मनुस्मृति को मान लीजिए हम बाहर भी कर दें, तो जो 2 मूल प्रश्न मैंने इस शो में पूछे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और सरकार किसकी चल रही, इसी के इर्द गिर्द अगले 5 साल तक मुझे संसद चलती हुई दिख रही है। आपको कोई संभव इसमें शक है क्या? बहुत संभावना मुझे लग रही है। नीरज जी, आपको याद हो हमने जब पिछला प्रोग्राम किया था, जब आप सदन शुरू होने की बात करें, तब भी मैंने कहा था कि इसी तरह से सदन चलेगा। और झूठ के भी बहुत रेफरेंस होते हैं। झूठ क्या होता है कि अलग अलग तरीके से आप जैसे कॉइन को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे बुद्ध धर्म में कहा गया कि स्यादवाद है कि जो आप आंखों से देखते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि सच हो, समझे? तो झूठ क्या हो सकता है? अग्निवीर योजना का जैसे जिक्र किया गया, तो अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी जी को पूरा सवाल खड़ा करना चाहिए था, जो कांग्रेस के एजेंडा में भी था कि भाई हम इसको बदल देंगे, रोक देंगे। तो पूरी अग्निवीर योजना पर बहुत सारे सवाल हैं, उसको खड़ा। कई बार क्या होता है, एक जरा सी बात को सत्ता पक्ष किसी भी दूसरे तरीके से यूज कर सकता है। यदि राहुल गांधी कहते हैं कि ये योजना ठीक नहीं है, अरे आप एमपी तो 5 साल के लिए बनाते हैं, अग्निवीर योजना के नौजवानों को 4 साल की नौकरी देते हैं, ठीक है, उनको क्या पेंशन मिल रही है? बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती थी। नीट को लेकर चर्चा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसदीय परंपराओं में झूठ और सच में शब्दों को आप कैसे यूज कर रहे हैं और वो एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन कैसे यूज करता है, इसका एक उदाहरण कल था, समझे, कि सत्ता पक्ष ने उसको किस तरह से यूज किया गया है। तो आपको उन बातों को ध्यान रखना और कैसे फाइट करना। इसलिए झूठ कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एक नीरज जी एक और मैं जानकारी दे दूं कि संसदीय उसमें शब्दावली में झूठ ही असंसदीय शब्द है। रंगबाज पर झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन सब लोग आजकल बोल रहे हैं। तो झूठ जो है असंसदीय शब्द है, संसद में उसकी इजाजत नहीं है, समझे? तो इसको छोड़िए, लेकिन अब ये लड़ाई चलेगी और ये ठीक है कि अभी सब लोग शायद इलेक्शन मोड से नहीं निकले हैं, आगे निकल कर आए। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष ताकतवर हुआ है, यही तो मैं पहले भी जिक्र किया। तो उस ताकत का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं? और सरकार में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, तो उसको इस बात को समझकर सामंजस्य के साथ विपक्ष के साथ, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि पार्लियामेंट जो है वो युद्ध क्षेत्र नहीं है। वहां पर आपका जीतना जरूरी नहीं है कि हर बात पर आप जीते। वहां पर देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या देश के लिए साथ मिलकर साथ बेहतर हो सकता है, लोगों की बात पर बातचीत की जा सकती है, ये ज्यादा जरूरी है। आपकी बात रखी जाए। जीतना कोई मतलब नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र नहीं है। और सत्ता पक्ष अगर यही समझता रहेगा कि नहीं वो जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, तो ये संसदीय परंपरा नहीं है। और विपक्ष भी अगर समझता है, तो विपक्ष तो कभी भी नंबर यदि फिर करेंगे तो पार्लियामेंट के नंबर गेम में आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये पहले पार्लियामेंट को समझने की जरूरत है। और पार्लियामेंट के लिए बार बार मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट जो बना है शब्द, वो लैटिन वर्ड से बना है, पार्ले से, और उसका मतलब होता है संवाद। और हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में संवाद के अलावा सब कुछ हो रहा है। तो ये संवाद की कोशिश के लिए क्या किया जाए? मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, ट्रैक 2 चैनल पर आना चाहिए। सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि वो सदन को चलाए, और विपक्ष को यह समझना चाहिए कि सदन नहीं चल रहा तो ये फायदा सरकार का ही हो रहा है, विपक्ष का फायदा कतई नहीं हो रहा। क्योंकि विपक्ष के इश्यूज, विपक्ष के सवाल, विपक्ष की चिंताएं वो सरकार को मौका देती हैं उसके वॉकआउट करने से, सदन में हंगामा करने से। तो कभी भी सदन का हंगामा और सदन से वॉकआउट विपक्ष का फायदा नहीं करता, सत्ता का ही फायदा करता था। अब ये दोनों लोग मिले हुए हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप सत्ता के पक्ष का मदद कर रहे हैं। नहीं विजय जी, रणनीति में थोड़ा सा बदलाव कर विजय जी तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है सर, ये है ना। अभी इसमें मैं थोड़ा इस बात में बहुत प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि इससे हमें क्या फ़र्क भाई संसद चलाने में। अगर मैं ऐसे ही रकस क्रिएट करके चुनाव जीत सकता हूँ, दोनों साइड के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं, तो मेरे को क्या दिलचस्पी संसद चले बढ़िया से बात। आपने कहा पार्लियामेंट में लैटिन वर्ल्ड पार का मतलब बातचीत, क्यों करूँ मैं बातचीत? हमारी क्या गरज है बात करने की? ये मैं आपको वहां पे लाके खड़ा कर रहा हूं जो इस समय हो रहा है।
पिछले 10 साल में क्या जी, पक्ष और बिल्कुल ठीक विपक्ष बात के आप नेताओं कह के रहे हैं, बीच कोई लेकिन चाय पार्टी हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अब ये मौका आया है कि जब दोनों बराबर से बैठे हुए हैं तो दोनों मिलकर करें। आप देश के लिए चुने गए, जो विपक्ष में आए हैं, राहुल गांधी जी आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो दोनों हमारी बात को पूरा करने के लिए वहां पर आए हैं। इस बात को समझने की, ये लड़ाई मत करिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको युद्ध क्षेत्र मत समझिए। ये जीत का मौका का इलाका नहीं है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है अपनी बात को ठीक से रखने का और देश की चिंता को करना, जो जिनके लिए आप चुनकर आए। ये हंगामे से सब चुनाव नहीं जीते जाएंगे, ये आप गलत फहमी कर रहे हैं। तो एक नैरेटिव चला, उस नैरेटिव पे मैं नहीं जा रहा कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस नैरेटिव को जनता ने स्वीकार कर लिया। मैं झूठ सच पे जा ही नहीं रहा। तो वो एक नैरेटिव था और उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का जो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको भी समझ लीजिए, माफ कीजिएगा, कि आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण चालू किया, आपने 2015 में कहा कि आप आरक्षण की समीक्षा करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर अभी आपको ताजा ताजा याद आए हैं 60s के बाद में, बल्कि 70s में समझ लीजिए, 67 के करीबन बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा नजदीक आए जनसंघ के। तो अब ये रोज रोज, और मैं बता रहा हूं कि मैं पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, तो वो कह रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं। उनको, बहुत सारे लोगों को तो ये भी पसंद नहीं आ रहा। तो संविधान बदलने में आपका क्रेडेंशियल्स जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं। जैसे संविधान को लेकर इमरजेंसी से कांग्रेस का क्रेडेंशियल्स खराब होता है कि कोई जवाब ही नहीं बनता उनके पास कि जो इमरजेंसी में हुआ उसकी कोई सफाई कोई दे सकता है। इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान बदला गया, इमरजेंसी जी में विजय जिस जी, तरह से सर मेरे को एक ब्रेक लेना है। तो वो बैगेज कांग्रेस के पास है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास भी बैगेज है कि वो एक अभी तक अपर कास्ट की जो पूरी मेंटेलिटी है या जो छवि है, इमेज है, उससे नहीं निकल पाई है। और इसीलिए जो विपक्ष का संविधान वाला जो नैरेटिव था वो चल गया, ये चला ही है। अब इस पर बीजेपी को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा कि आप अपनी इमेज को कैसे बदले। लेकिन हंगामे से बहुत दिन नहीं चलेगा, ये थोड़े दिन अच्छा लगता है। सर आपको तो याद होगा, आप तो वहां बैठते हैं बॉम्बे में, कहाँ एंटीलिया उसके आसपास में। अब ये बहुत दूर है सर। 70s में चलता था, रील्स में भी। तो अब रियल में तो आजकल रील फिल्मों में भी है ना, एंग्री यंग मैन नहीं चल रहा, वहां के हीरो बदल गए। आपके सब दोस्त है ना लिबरलाइजेशन वाले जितने मित्र हैं, अब उनको एंग्री यंग मैन की भूमिका पसंद नहीं आती। आपको साथ मिलकर चलना है। आप दो ब्रांड्स को मिलाकर, आप तो नीरज जी रोज करते हैं, दो जो ब्रांड अलग अलग होते हैं वो मिलकर एक मर्ज हो जाते हैं। जी सर, मैं सर एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। विजय जी देखिए, पॉइंट आप जो कह रहे हैं ना वो एक बहुत शांतिकाल की बात है। युद्ध काल में एग्रेशन चलता है। और देखिए, अब आपने कहा कि उनके पास इमरजेंसी का बैगेज है, कांग्रेस के पास। सत्ता हासिल करना लक्ष्य होता है, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा। और इस देश की जनता की जो मेमोरी है ना वो गजनी टाइप की है। क्या फर्क पड़ता है भाई, हम अगली बार सत्ता जीतेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है सर। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं सर, आते हैं राजेश जी आपके पास, छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार आवाज अड्डा में फिर से आपका। ये रण है भीषण और ये जंग और ज़्यादा तेज तल्ख होगी। 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हुआ है उसको देखकर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने पत्रकार विद्वान मित्रों के साथ कि ये संसद आगे कैसे चलेगी। राजेश जी आपके पास आता हूँ। देखिए, 2 दिनों में जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, जो तल्खी हमने देखी, जो बिहेवियर हमने देखा है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, उससे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा। और ऐसा मेरी आशंका, आप इसको खारिज कर सकते हैं, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हार्श होने की संभावना है और ज़्यादा बिगड़ने की स्थिति बन रही है। बनने की तो मुझे कोई संभावना नहीं लगती है। देखिए, एक बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने चुनाव का जो नतीजा आया था उसके बाद कहा था, अहंकार आ गया, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की थी। और उन्होंने दोनों पक्षों को, विपक्ष और पक्ष को, दोनों कहा था कि चुनाव के दौरान कड़वाहट आई थी और इसको अब हटना चाहिए, इस तरह का नैरेटिव नहीं होना चाहिए, मोहन भागवत ने। अब आप देखिए, लोकसभा में पहले दिन, यानी कल की बात है, जब प्रधानमंत्री ने, जिनको आदत नहीं है कि एक मजबूत विपक्ष उनके सामने खड़ा हो, उनको चैलेंज करे, न गुजरात में उनको आदत थी, न पिछले 10 साल में उनको आदत है, उनके सामने एक आदमी उनसे कह रहा है कि न नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म है, न भारतीय जनता पार्टी, न आरएसएस।
उसके बाद नरेंद्र मोदी ने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, इसको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बालक बुद्धि यानी राहुल गांधी पर तंज करते हुए, व्यंग्य करते हुए उनको बालक बुद्धि का तमगा दिया। अब उनको यह समझना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ये सब कर चुके हैं उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, पप्पू कह चुके हैं, उनको मंद बुद्धि के तरह से वो कह चुके हैं, युवराज और क्या बोलते हैं उनको, शहजादा, ये सब कह चुके हैं। इसके बावजूद वो 50 से 100 सीट जो है किसी भी तरह जो भी है वो हासिल किए। अब नरेंद्र मोदी को अपनी स्ट्रेटजी, अपनी वोकेबुलरी बदलनी पड़ेगी। विपक्ष के नेता से आप कैसे डील करें? आप वैसे डील नहीं कर सकते हैं जैसे आप 2014 में कर रहे थे या 19 में कर रहे थे, 19 से अब तक कर रहे थे। अब उनको अपनी भाषा और अपना जो उनके प्रति हमला करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन भाषा बदलनी पड़ेगी। मंदबुद्धि बालक या बाल बुद्धि, या कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है और वो उनका दिमाग नहीं बढ़ता, इस तरह की भाषा का कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक चाहे मेहनत करके कहें या यात्रा करके अपनी छवि बदली है। जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये सत्ता पक्ष के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे कि हमारे सामने एक विपक्ष का नेता है और विपक्ष के नेता को विपक्ष के नेता की इज्जत बख्शी जानी चाहिए, उसकी आलोचना जरूर हो, उस दिन मुझे लगता है कि संसद की कार्रवाई सही ढंग से चलेगी। उसी दिन फिर राहुल गांधी को भी ये एहसास होगा कि वो बहुत जो भी बात कहें बहुत जिम्मेदारी से कहें। विजय जी, आपको मालूम होगा, आप सब वो संसदीय कार्रवाइयां कवर कर चुके हैं, जब चंद्रशेखर खड़े होकर बोलते थे, जब इंद्रजीत गुप्त खड़े होकर के बोलते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, हम सब लोग उस दौर में संसद कवर करते थे। उनका जो तरीका था, चंद्रशेखर का तरीका, विपक्ष के धुर्रे उड़ा देते थे, या अगर जब विपक्ष में रहते तो सत्ता पक्ष में जॉर्ज फर्नांडिस, इन सब लोगों की बात सुनने के लिए हम बाकी 1000 काम छोड़ के संसद जाते थे। लेकिन आज ये विपक्ष के नेता जो बने हैं राहुल गांधी, इनको बहुत जिम्मेदारी, इनको ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने साथ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, संघ का इकोसिस्टम है, बजरंग दल है। बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहां पथराव कर दिया गुजरात में। कल ही राहुल गांधी ने कहा कि हिंसक है और कल ही वहां पथराव हो गए। ये सब सोशल मीडिया में। जिम्मेदारी से अगर नहीं करेंगे, इनको लगेगा रोड रोलर चलाना है तो ये चलाएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लगेगा कि अब तो 100 हो गई सीट, अब तो मैं जो कुछ कहूंगा तथ्यों के साथ या उसके बगैर जनता सुनेगी, तो वो संसद फिर उस तरह से नहीं चल पाएगी। प्रेम कुमार जी, जो बात राजेश जी ने कही बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात है कि जब सत्ता थी 10 साल तक, तो सत्ता पक्ष ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये विपक्ष तो कभी जीत ही नहीं सकता, कांग्रेस तो 44 से 4 पे चली जाए। एग्जैक्टली क्या वही गलती अब कांग्रेस कर रही है? उसको ये लग रहा है कि अब 99 के बाद 990 सीटें आएंगी हमारी, तो उन्होंने कल लिख के दे दिया है संसद के अंदर कि गुजरात में आप हार रहे हैं, लिखित में दिया है उन्होंने। वही गलती क्या कांग्रेस भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है? प्रेम जी, अरे प्रेम जी का फ्री, अरे चलो ये सवाल अवधेश जी से। अवधेश जी बताइए सर। देखिए, मुझे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजेश जी ने जो 2-4 बातें बोली है वो तो बहुत अच्छी है सुनने में, और हमारे जो है त्रिवेदी जी ने भी बोला है, लेकिन परिस्थितियां क्या है इस समय की, क्या स्थिति है इस समय? अगर विपक्ष मान रहा है कि हमने जो है एक बीजेपी से, एक आरएसएस से युद्ध छेड़ दिया है और हमको हमेशा युद्ध के मोड में रहना है, तो क्या उस समय शांति की भाषा कोई समझता है, समझने के लिए तैयार है? स्थिति यह देखने की आवश्यकता है। और मुझे थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंततः जो है राजेश जोशी जी उसी भाव पर आ गए जो एक मेंटालिटी है कि जो आरएसएस में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है, जो वो हिंसक है, वो हिंसा करता ही है। राहुल गांधी ठीक किया है, बजरंग दल ने पथराव कर दिया। तो ये जो मेंटालिटी है ना, एक नफरत का भाव पैदा कर देती है कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये सब असभ्य और गवार है, ये कैसे सत्ता में आ गए हैं।
तो ये जो मेंटेलिटी है ना, एक व्हाइट मैंस बर्डन, जैसे अंग्रेजों को बताते थे कि हमारा तो काम, हम तो सभ्य लोग हैं, यहाँ कालों को सभ्य बनाने हैं, ठीक वही मेंटेलिटी जो है ये शो करके और बता रहे हैं कि किसी ने पथराव कर दिया है और वो है मेंटेलिटी। तो ये इसी मेंटेलिटी से राहुल गांधी ग्रस्त हैं, इसी मेंटेलिटी से उनके रणनीतिकार ग्रस्त हैं, और इस मेंटेलिटी में बीच के रास्ता निकलने का कोई कारण नहीं है। वो निकल नहीं सकता है जब तक कि ये मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी कि ये लोग भी सभ्य हैं, पढ़ते लिखते हैं, देश के लिए काम करते हैं, इनके अंदर समझ है, बल्कि आपसे कई बहुत सारे लोगों से ज्यादा कमिटमेंट है देश के प्रति। और जिस भाषण की राजेश जी ने बात की है, देखिए ऐसा है कि वो भाषण जो था वो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग का समापन भाषण था। मोहन भागवत जी को अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना होगा तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के समापन में नहीं कहेंगे आपका समय नहीं है, न तो मैं वो पूरी पंक्ति पढ़ के सुनाता। मैंने मंगाया था वीडियो के अलावा भी 4000 शब्द में, तो उसमें अहंग शब्द जो है सेवक को है, लिप्त नहीं होना चाहिए। तो नहीं, अहंग नरेंद्र मोदी के लिए तो कह दिया, लेकिन अहंग उन्होंने मोहन भागवत ने राहुल गांधी के लिए और अखिलेश यादव के लिए और ममता बनर्जी के लिए नहीं कहा। ये अर्थ ही अपने आप में उलट जाता है ना जी। तो सर छोटा छोटा रखते हैं सर, इस वाले सेगमेंट में बहुत कम समय होता है, बहुत छोटा रखते हैं। प्रेम जी, सवाल आपसे मैंने पूछा था, आपका लिंक था, छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस भी अब एरोगेंस की शिकार हो गई है? गलतफहमी हो रही है उसको कि अब मैं ही सत्ता में हूं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एरोगेंस वर्ड जो है ना, ये इसको समझना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से हमेशा उसको अवेयर करने के लिए होता है, और उसके लिए उसको इनोवेटिव होना होता है, तरह तरह के तरीके निकालने पड़ते हैं। उसको अगर हम बोले कि वो र्यूड है और इस एरोगेंस है, तब तो फिर विपक्ष छोड़ दिया जाए ना। एक ही जो पार्टी जीत के आए वो सरकार चलाए, कोई विपक्ष ना हो। तो हम अगर डेमोक्रेसी है तो फिर विपक्ष बोलेगा, और वो उसको र्यूड बोलना है तो बोले। सत्ता को जो विनम्र होने की आवश्यकता है, ये मैं प्राथमिक आवश्यकता मानता हूं। सत्ता का काम है कि वो संसद चलाए, विपक्ष को साथ में ले, उसके साथ बैठक करे और एक ऐसी व्यवस्था, इकोसिस्टम क्रिएट करे। तो वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये कम ताकत के साथ आए हैं। अधिक ताकत है ये साबित करना है, और उस मोड में है कि चलो जो होना है हो जाए। इलेक्शन में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम सुधरेंगे नहीं बोल रहे, हम नहीं बदलेंगे। ओके राजेश जी, 30 सेकंड आपके लिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। 30 सेकंड सर। बहुत संक्षिप्त में कहूंगा जो अपने हमारे मित्र अवधेश जी ने कहा। देखिए, ये सिर्फ मोहन भागवत की बात नहीं है। नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत हमें अब नहीं है, जब हम कमजोर थे तब। उसके बाद रतन शारदा ने जो है ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा था, ये किस तथ्य को आप जो है पशे पर्दा करेंगे। पथराव कल हुआ है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये मेरी राजीव गांधी से राहुल गांधी से रोजाना बात नहीं होती है कि मतलब अच्छा आप ये कहेंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा। न मेरी नड्डा जी से बात होती है। मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, टेलीविजन देखता हूँ, आप जैसे विद्वान लोगों को सुनता हूँ, उससे अपनी समझ बनाता हूँ। मैं पत्रकार हूँ। तो आप ये ना समझ, अवधेश जी ये ना समझें कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि पथराव हो रहा है तो मेरे दिमाग की उपज है। ये फिल्म नहीं चल रही मेरे दिमाग में। जी विजय जी, मतलब इतने सारे विषय आ गए तो मुझे तो यहीं पे लग रहा है संसद का छोटा सा रूप हमारे यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने जो बात कही ना, बस ये है कि वॉकआउट किसी ने नहीं किया यहाँ पर। नहीं, वॉकआउट करेंगे नहीं, हमारे सब मित्र लोग को। मैं तो बैठे बैठे भी ख्याल आया कि एक शो करेंगे जिसमें राजेश जी और अवधेश जी होंगे, और मैं पूरा 1 घंटा चर्चा करूंगा उस पर, सब विषय पे ओपन डिबेट होगी। विजय जी, मैं कह रहा था कि क्या भागवत जी का इशारा सिर्फ अपने लिए था क्या, कि भैया हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान दो, ज्यादा एरोगेंस मत रहो? क्योंकि हार का एक बड़ा कारण वो भी मानते हैं लोग। नीरज जी, एक बात समझनी है कि मेरे घर के बाबा है ना, तो मुझे सुधारने के लिए भाषण दे रहे हैं या मेरे पड़ोसी के सुधारने के लिए भाषण दे रहे हैं? करेक्ट। मेरे घर के बाबा की चिंता क्या है कि उनका बेटा, उनका पोता, उनके घर का बच्चा जो है ना वो ठीक हो, या उनको पड़ोसी की चिंता, भैया तेरे लिए भी कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। अब आप इसको कह सकते हैं कि उनके लिए भी ठीक है ये बात, कि वो भी ठीक हो जाए। इसमें कोई गलत नहीं है कि भागवत जी की बात दूसरे लोग भी सुन ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप किसको कहते हैं? करेक्ट। नीरज जी यदि कोई बात कहेंगे विजय को, तो वो विजय को ठीक करने के लिए कहेंगे, या कहेंगे कि नहीं ये बात राजेश जी के लिए भी कह रहा था मैं, ऐसा नहीं है ना।
तो घर का आदमी जब कोई बात कर रहा है तो वो अपने घर के लोगों के लिए कह रहा है, और इस बात को ज्यादा समझने की जरूरत। भागवत जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया उस पर। और जो राजेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है, और प्रेम जी ने भी कही कि विपक्ष के नेता का सम्मान करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी बात मैं एक छोटी सी कह रहा हूँ, आपने कहा कि रण और भीषण होगा, इसमें कोई बात झूठी नहीं है, सत्य है, ये 100% है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि युद्ध काल भले ही हो, युद्ध खत्म शांति से ही होता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं सर, हम तो आवाज अड्डा तात्कालिक सत्य पे करते हैं, इसलिए हमने लिखा रण और भीषण होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि और भीषण होगा। मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ शो बिल्कुल, चूंकि संघ को थोड़ा बहुत मैं भी कवर किया है अपने जीवन में। जब रज्जू भैया थे ना सर संचालक, तो उस समय भी वाजपेयी जी की सरकार थी, और ये मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ कि उस समय भी एक प्रश्न ये उठा था कि भाजपा वाले सुनते नहीं। तो रज्जू भैया ने कहा था आप लोग कितने हैं, इसी में उसका जवाब छिपा हुआ था। तो खैर ये सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार राजेश जोशी जी और अवधेश जी के साथ मैं एक शो करूंगा, दोनों लोगों के बीच में इंटरेस्टिंग। जी राजेश जी कुछ बोल रहे सर, 5 सेकंड में। भैया नहीं, रज्जू भैया नहीं, गुरु गोलवलकर ने भी कहा था राजनीतिज्ञों से, जनसंघ के लोगों से, चाहे जितना ऊपर उड़े, जब जमीन पे आएंगे तो आपको धरती तक पे टकराएंगे। बिल्कुल सर। तो अहंकार किसी का नहीं चलता है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और संसद चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद बजट सत्र में हम लोगों को सौहार्द देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सारे मेहमानों का।